हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं क्लास 10th पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें 40 क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन होने वाला है। बच्चों, यदि आपने अभी तक अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना लिया है तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे करके, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं या अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक अपनी तैयारी को कंप्लीट नहीं किया है तो आप इन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ करके अपने तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। और यदि आपने पढ़ रखा है तो आप इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देते हुए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस का आप सही जवाब देते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इन सभी का कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाएं, ताकि आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस रहे कि हम इन सभी सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन से सफर को और समझते हैं आज राजनीति विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी को और आप भी शुरू हो जाइए हमारे साथ इस महत्वपूर्ण सफर पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एकदम ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रीड कर लेने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस का सही सही जवाब देना है अपने कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि बेल्जियम में कौन सी दो प्रमुख भाषाएं बोली जाती है। आपके ऑप्शंस हैं डच और फ्रेंच, अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच, या तो सभी। तो कौन सा सही जवाब होगा? आप जानते हैं कि बेल्जियम जो है यहाँ पर डच और फ्रेंच ये दो भाषाएं बोली जाती है। यदि आपने अच्छी तैयारी कर रखी है इसमें तो आपको पता है कि डच जो है उसकी आबादी 59% है और फ्रेंच जो है इसकी आबादी 40% है और शेष 1% जो है वो वहां पे जर्मन भाषी लोग रहते हैं। लेकिन फ्रांस की बेल्जियम की राजधानी है, ये है आपका ब्रुसेल्स। याद रखना ये सारी बातें, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो राजधानी में थोड़ा अलग कंडीशन हमें देखने को मिलता है। यहां हमें देखने को मिलता है कि वहां पे जो डच भाषी हैं उनकी आबादी सिर्फ 20% है, जबकि फ्रेंच की आबादी जो है यहाँ पर 80% हमें देखने को मिलता है। मतलब जो पूरे देश में जो कंडीशन है, यहाँ पे ब्रुसेल्स जो उसकी राजधानी है वहां पे कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए मैंने पूरी तरह से आपको ये पूरा समझा दिया है। बाकी विशेष आपको पढ़ना है तो आप जाकर के मेन चैप्टर पे विजिट कर सकते हैं, ताकि चैप्टर से भी आप कुछ सीख सको। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, पढ़ना है क्वेश्चन बहुत ध्यान से। क्वेश्चन है कि ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है। अब देखो क्वेश्चन वहां से आ गया जो अभी अभी हमने समझाया। ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है, किस देश की राजधानी है? बेल्जियम, नीदरलैंड, श्रीलंका या वेस्ट इंडीज? तो अभी तक आपने जवाब दे दिया होगा, ये है आपका बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी जो है ये है ब्रुसेल्स, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट ले चलना है। आज 40 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जवाब देते चले। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? कौन सा धर्म वहां के ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं और राजकीय धर्म किसे बनाया गया है? बौद्ध, हिंदू, ईसाई या इस्लाम? आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो क्या होना चाहिए? बौद्ध धर्म। श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है ये है आपका बौद्ध धर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं। यहां है न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायपालिका की नियुक्ति करने की जब हम बात करते हैं तो न्यायपालिका में मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यदि हम जज देख ले, है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है बच्चों, इसे कहा जाता है CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करा जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, है ना। तो जो राष्ट्रपति है यदि वो इसकी नियुक्ति करते हैं, अभी वर्तमान में CJI कौन है? यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप जवाब दे सकते हैं कि अभी है संजीव खन्ना, माननीय संजीव खन्ना। ये आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में जो है सो ये CJI है। और अभी राष्ट्रपति कौन है? तो हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये भी आपको याद रखना है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट है। तो इसके द्वारा जो है वो इसको नियुक्त किया जाता है। और आप जानते होंगे कि जो राष्ट्रपति होता है ये कार्यपालिका के भी अध्यक्ष होते हैं, है ना। कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखना है ये होते हैं आपके राष्ट्रपति। तो अभी तक आपको जवाब मिल चुका होगा कि ये जो जज मतलब न्यायपालिका, इस न्यायपालिका की नियुक्ति किसके द्वारा किया जा रहा है? कार्यपालिका के द्वारा। तो कौन सा सही आंसर होगा? कार्यपालिका। मतलब न्यायपालिका की जो नियुक्ति है बच्चों ये कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बढ़ रहा है और ये है आपके सामने क्वेश्चंस। जवाब देंगे फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हुए कि स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण है? अब आप जानते हैं कि जब हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो पूरा देश में शासन व्यवस्था 3 सरकार हैंडल करती है। सबसे ऊपर होता है केंद्र सरकार, उसके नीचे होती है राज्य सरकार और उसके नीचे होती है स्थानीय सरकार।
आपने ये भी पढ़ रखा है कि केंद्र और राज्य सरकार में यहाँ पर महिलाओं के लिए किसी भी तरह का कोई आरक्षण की बात नहीं कही जाती, लेकिन जब हम स्थानीय सरकार की बात करते हैं तो यहाँ पर महिलाओं को 33% कहो या 1/3 आरक्षण कहो तो ये इसके लिए तय है। तो आपको याद रखना है कि स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, तो ये है आपका 33%। इसके साथ साथ हम लोग ये सारी चीजों को भी पढ़ते चले जा रहे हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। देखो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि पंचायती राज में नियमित चुनाव कौन कराता है। अब एक क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट सा कि पंचायती राज, अब ये पंचायती राज क्या है जानते हैं आप? भारत की शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बाद जो तीसरे लेवल की सरकार होती है वो होता है स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार में जो ग्रामीण इलाका है, स्थानीय सरकार में हमारा ग्रामीण इलाका भी आता है, गांव का इलाका आता है, छोटे शहरों का इलाका आता है और एक बड़े शहरों का इलाका है। मैंने मेन चैप्टर में बहुत डिटेल में से पढ़ा है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाकर के मेन चैनल पे वो हर एक चैप्टर वाइज वन शॉट पढ़ा हुआ है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों अब आते हैं टॉपिक पे। जो गांव में होता है, गांव में होता है पंचायती राज, है ना। उसके बाद आप जानते हैं छोटे शहरों में नगर पालिका होता है, बड़े शहरों में नगर निगम होता है। तो ये जो पंचायती राज है इसमें नियमित चुनाव कौन कराता है? अब आप यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लें, जैसे कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, है ना, मतलब पीएम का सिलेक्शन करने के लिए हमारे सांसद जहां से चुन के आते हैं। उसके बाद विधानसभा का जो इलेक्शन होता है, विधानसभा जहां से कौन चुन के आते हैं, तो हमारे एमएलए मतलब विधायक, इन दोनों का जो इलेक्शन करवाते हैं बच्चों, ये हमारा करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग, है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग। ये याद रखना है आपको, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है तो इसका इलेक्शन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर पंचायती राज, इसका इलेक्शन कौन कराता है, तो इसका इलेक्शन जो होता है ये राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। मतलब राज्य में भी एक चुनाव आयोग होता है जो स्थानीय सरकार को चुनने के लिए इलेक्शन कराती है, जबकि इन दोनों का जो इलेक्शन है वो भारतीय निर्वाचन आयोग जो कि एक केंद्रीय संस्था है उसके द्वारा किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए साथ साथ में हम लोग क्वेश्चंस एक है आपके सामने, लेकिन हम लोग इसके साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजनीतिक दल से क्वेश्चन है ना। राजनीतिक दल में हम पढ़ते हैं कि यूपीए का नेतृत्व कौन सा दल करता है। अब देखो जब हम गठबंधन सरकार की बात करते हैं तो गठबंधन सरकार क्या होता है, जब एक पार्टी स्वतंत्र रूप से बहुमत नहीं ला पाती तो दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर के सत्ता बनाती हैं, ऐसे सरकार को गठबंधन का सरकार कहा जाता है। तो उसी तरह से एक अलायंस है जिसका नाम है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो यूपीए में मेन कौन सा ऐसी पार्टी है जो लीड करती है, तो याद रखना है कि यूपीए में कांग्रेस लीड करती है। और ऐसे ही आप जानते होंगे एनडीए, है ना, तो एनडीए में जो है सो आपका आ जाता है बीजेपी जो कि एक लीड पार्टी के रूप में काम करती है। तो ये सारे आपने राजनीतिक दल के चैप्टर में पढ़े हो, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने कहा जैसे कि वन शॉट पढ़ा हुआ, जाके आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देंगे, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अच्छा, इसमें आपको यह भी जवाब देना है कि किसने किया, कांग्रेस की स्थापना किसने किया और इसकी स्थापना कब हुई है। तो कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 में हुआ है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखना है ये ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई है। यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं बच्चों, तो ये दुनिया के सबसे पुराने पार्टियों में से एक पार्टी है कांग्रेस। तो याद रखना है कांग्रेस भारत की आजादी के बाद भी जो सबसे पहली पार्टी हमारे देश की सत्ता को संभाले हुए है या संभाली थी, वही ये पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये आ चुका है, राजनीतिक दल की क्या समस्या है। अब देखो किसी भी राजनीतिक दल, आपके यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना है आपको कुछ क्वेश्चंस को एकदम बहुत ध्यान से याद करके चले जाना है। जैसे कि राजनीतिक दल क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया, है ना। उसके कार्य को बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज लिखते चले जाना है, इससे आपका आंसर राइटिंग बहुत इंप्रूव होने वाला है। और आपका जब आंसर राइटिंग बहुत अच्छा होगा उसको हमेशा पॉइंट वाइज लिखना है। ऐसे क्वेश्चंस को चाहे वो राजनीतिक दल की चुनौतियां पूछे या राजनीतिक दल के कार्य पूछे, इसे पॉइंट वाइज लिखना है बहुत ही बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से। तो अब ये क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल की क्या समस्याएं हैं या क्या चुनौतियां हैं। तो याद रखना है सबसे पहले पैसे का प्रभाव। देखो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी पैसे के दम पे अपने आप को दोबारा सत्ता में ले आती है, ये एक बहुत ही बड़ा समस्या हमें देखने को मिलता है राजनीतिक दल के अंदर।
दूसरी समस्या वंशवाद का। एक पार्टी का जो मुख्य शीर्ष जो स्थान होता है, सबसे ऊंचा स्थान होता है, वहां पर एक ही वंश का आदमी बार बार आते आया है। जैसे जब हम गांधी फैमिली की बात करते हैं तो कांग्रेस का जो सबसे मेन पद है, जो सबसे ऊंचा पद है, वो कांग्रेस फैमिली ही हमेशा से हैंडल करती आई है। तो ये वंशवाद की जो समस्या है वो हमें कांग्रेस पार्टी में नजर आती है। अगला बात करें तो यह है संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब होता है जब धर्म के नाम पे राजनीति शुरू हो जाती हो, है ना। एक धर्म को हम आधार मान करके, और खासकर बहुसंख्यक लोग जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को आधार मान करके जब हम राजनीति करने लगते हैं तो इसे हम संप्रदाय कहते हैं। तो इसका कौन सा आंसर होगा? राजनीतिक दल की कौन सी समस्या है? ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए इनमें से सभी। ये सभी जो है वो राजनीतिक दल की समस्याओं के रूप में हमें सामने दिखता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचायती राज का क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए ध्यान से याद रखना है। पंचायती राज के लिए 73वीं संविधान संशोधन कब हुआ? देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पंचायती राज तो हमारे देश में, जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे संविधान में ये शुरुआत से ही था, लेकिन बच्चों पंचायती राज को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। शुरुआत से इतना ज्यादा फंडिंग नहीं मिलता था कि ये लो लेवल पे रह करके, स्थानीय लेवल पे रह करके और लोगों का सपोर्ट कर सके। लेकिन अब की बात कहीं हम करें तो अब पंचायती राज में वहां के जो मुखिया होते हैं या सरपंच होता है, इस लेवल पे भी आज फंडिंग मिल रही है ताकि वो लोकल लेवल पे रह करके काम कर सके। तो ये आखिर पंचायती राज को मजबूती कब मिली? ये मजबूती मिलती है 73वीं संविधान संशोधन से। और इसमें 73वीं संविधान संशोधन कब हुआ बच्चों? तो ये होता है आपका 1992। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि पंचायती राज में 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, जिसके बाद पंचायती राज को बहुत ज्यादा एक समझ लीजिए ताकत मिलती है। एक और क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था? तो याद रखना है ये राजस्थान में, है ना। ये राजस्थान में जो है वो सबसे पहले लागू हुआ था। इस क्वेश्चन को भी आपके दिमाग में रख लेने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने राजनीतिक दल हैं? आपके क्वेश्चन में, हालांकि इसका कोई सही जवाब या सटीक जवाब नहीं हो सकता, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि लगभग 750 राजनीतिक दल हमारे भारत देश में है। लेकिन बच्चों ये सभी राजनीतिक दल जो है सो केंद्र में बराबरी का टक्कर या एकदम खतरनाक गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। मतलब सब लोग के पास इतना जन समर्थन नहीं है कि ये केंद्र में अपने पार्टी को जिता सके। तो वैसे तो 6-7 पार्टी ऐसी हैं, लेकिन लगभग हमारे देश में लगभग 750 राजनीतिक दल हैं। ये आपको याद रखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलो अगला क्वेश्चन है बैंकिंग, रक्षा, मीडिया किस सूची के विषय? अब जब हम सूची की बात करते हैं तो सूची में आप जानते हैं कि कौन कानून बनाएगा, तो इसके विषय में कुछ सूचियां तैयार की गई हैं। सबसे पहला सूची है संघ सूची, है ना। ये आपको याद रखते चले जाना है। 1 मिनट। कौन सूची है, इस बात को लेकर के आपको कुछ सूचियां तैयार की गई हैं, और इन सूचियों में सबसे पहला आता है संघ सूची, दूसरा आता है राज्य सूची, और तीसरा आता है समवर्ती सूची। याद रखना है बहुत ध्यान से। देखो अब संघ सूची में क्या होता है, इसमें वैसे सूची का मतलब होता है लिस्ट। सूची का क्या मतलब होता है? लिस्ट। तो संघ लिस्ट में टोटल 54 चीजें हैं, याद रखना है आपको, है ना। सॉरी, संघ सूची जो है, संघ सूची, इसको ध्यान रखना है कि संघ सूची में जितने भी विषय हैं, ये सारे विषय की चीजें जो होती है ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है ना। और राज्य सूची में जितनी भी चीजें हैं इसे राज्य सरकार बनाती है, और जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं ये दोनों मिल करके बनाते हैं। अब आपको सीखना क्या है, देखो ऐसे कौन कौन से विषय हैं या ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो जैसे है बैंकिंग, बैंक से संबंधित सारी चीजों पे फैसला हमारे केंद्र सरकार लेती है। इसके अलावा रक्षा, डिफेंस के मामले में भी केंद्र सरकार, मीडिया के मामले में भी केंद्र सरकार। तो जो केवल केंद्र सरकार इस पे कानून बना रही है, तो जाहिर सी बात है ये किस सूची के विषय होंगे? संघ सूची के विषय होंगे। वैसे ही राज्य सूची में क्या क्या आता है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो ताकि आपको अच्छा लगे। यहाँ राज्य सूची में बात करें तो यहाँ पर आती है बच्चों पुलिस, है ना, याद रखना है। तो पुलिस हो गई। उसके बाद आप समझ सकते हैं भूमि, भूमि से संबंधित ये सारी बातें, भूमि से लेकर के टैक्स से लेकर के एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ इसी में आ जाता है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें तो राज्य में ये सारी चीजें आती है, पुलिस आ जाती है, भूमि आ जाती है, और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो राज्य सूची के अंदर में आता है। अब समवर्ती सूची की यदि हम बात करते हैं तो समवर्ती सूची में आता है आपका, जिसमें दोनों मिल करके कानून बनाती है। इसमें हमारा आता है शिक्षा, है ना, शिक्षा के विषय। उसके बाद आप कह सकते हो पर्यावरण के विषय, पर्यावरण।
इसके बाद आप कह सकते हो स्वास्थ्य के विषय। ये सारे जितने भी मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे समवर्ती सूची के विषय है, जहां पर दोनों मिल करके कानून बनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बन करके सामने आता है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस समय हमारा संविधान लागू हो रहा था उस समय कुछ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि वर्तमान में सामने आए हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का जमाना। उस समय तो बहुत ज्यादा भयंकर नहीं था, लेकिन अब साइबर क्राइम और ना जाने क्या क्या बहुत कुछ हो रहा है। तो इन सभी चीजों के बारे में जो उस समय था ही नहीं, उसे किस लिस्ट में रखा जाएगा? तो बच्चों उसे एक लिस्ट है जिसका नाम है अवशिष्ट लिस्ट, याद रखना है आपको, अवशिष्ट सूची। इस अवशिष्ट सूची में उसे डाल दिया जाता है। अब बोलोगे सर इस पे कानून कौन बनाएगा? तो इस पे कानून बनाने का अधिकार संघ सूची, ये केंद्र सरकार को ही है, ये आपको याद रखना है। तो जो नए नए विषय आ रहे हैं, इन नए नए विषयों पे फैसला करने का, कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, उन दोनों को नहीं है। तो जितना इससे संबंधित चीजें थी वो सारा आप लोगों ने इस विषय में पढ़ लिया है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट बताना है कि अगर क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? अभी हमने पढ़ा कि समवर्ती सूची जो है उसमें दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, लेकिन उसमें टोटल कितने विषय हैं? तो ये विषय को जानना हो तो आपको याद रखना चाहिए कि समवर्ती सूची में टोटल 54 जो है वो विषय उसमें आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और आप जानते भी होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फटाफट जवाब दीजिए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, देखो जब हम बात करते हैं बेल्जियम की, तो बेल्जियम में आपने अभी अभी पढ़ा है बेल्जियम कि बेल्जियम में दो भाषा बोलने वाले लोग हैं, एक है डच महत्वपूर्ण और एक है आपका फ्रेंच। दोनों ने मिल करके अपने भाषाई विविधता को, जो इतना अलगाववादी हमें देखने को मिल रहा था भाषा के आधार पे, इन सभी को बहुत अच्छे से संभालते हुए इन्होंने इक्वल सत्ता में डिवीजन कर लिया। इससे क्या हुआ, ये जो बेल्जियम है ना, ये बहुत ही ज्यादा शांत जगह बन गया। यहाँ पे किसी तरह का युद्ध नहीं, किसी तरह का विद्रोह नहीं, किसी तरह का अलगाव की भावना नहीं रहती है। तो इस तरह से बेल्जियम की जो राजधानी है बच्चों, ब्रुसेल्स है ना, याद रखना है, ये ब्रुसेल्स जो है ये बहुत ही शांत प्रिय जगह बना। और जब ये बहुत शांत प्रिय जगह बना तो यूरोप के सारे देशों ने मिल करके जब अपना एक यूनियन बनाया, तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, ये ब्रुसेल्स को ही चुन लिया। अब जब ब्रुसेल्स को चुन लिया, क्यों चुना होगा? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शांत जगह है। यहाँ के लोग आपस में लड़ते नहीं, आपस में झगड़ते नहीं, क्योंकि सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं। अब आपको आंसर मिल चुका होगा अभी तक कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दें इन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है 1976 में किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को हमारे संविधान में जोड़ दिया गया? आपको बताना है कि 1900, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है आपसे, है ना। एक क्वेश्चन तो आपको यही पता चल गया कि 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ, जिसके वजह से हम संविधान में क्या जोड़ पाए, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ पाए। लेकिन वो कौन सा संविधान संशोधन था? 48, 43वां, 45वां या 42वां? तो आपके सामने जवाब कौन सा होगा, जल्दी से बताना है। और ये आंसर है 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ दिया गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन बनता होगा दिमाग में, सर ये धर्मनिरपेक्ष क्या है? वैसे तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो आपको पढ़ने हैं पॉलिटी में, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो धर्म है, वो हमारा जो देश है, ये किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, किसी भी धर्म को हमने राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दिया है। इस बात से ये पता चलता है कि हमारा देश सभी धर्मों को साथ लेकर के चलता है। अच्छा, आपके पास एक मौलिक अधिकार है, जिस मौलिक अधिकार में यह भी शामिल है कि आपको अपना धर्म चुनने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसकी उपासना करने, ये सभी की आजादी हमें मौलिक अधिकार के रूप में मिलता है, जो अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि ये साफ साफ स्पष्ट करता है कि हमारा देश, हमारा संविधान किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। तो समझ में आ गया होगा कि धर्मनिरपेक्ष क्या है। कभी कभी एक मार्क्स में आपको छोटे छोटे टर्म्स को डिफाइन करने के लिए दे देता है, और उसमें कहीं ये शब्द आ गया कि धर्मनिरपेक्ष क्या है, तो आप इस तरीके से इसे डिफाइन कर लोगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका जवाब होने वाला है 42वां संविधान संशोधन। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, ध्यान से बताना है, लोकतंत्र किस प्रकार के सरकार का गठन करता है? तो लोकतंत्र किस प्रकार के सरकार का गठन करता है, ये आपके क्वेश्चन आंसर में भी शामिल है। ये उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल सरकार, जिम्मेवार सरकार को, और एक वैध मतलब होता है वैलिड। अब वैलिड कैसे होगा भाई इलेक्शन से आता है ना, चुन करके आता है, जनता इसे चुन करके भेजती है, तो जाहिर सी बात है ये तो वैलिड होगा ना।
इसे आप किसी भी तरह से कहो तो ये वेरीफाइड है क्योंकि जनता ने इसे वेरीफाई किया है। तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के द्वारा यदि सरकार चुन करके आ रहा है तो उत्तरदायी भी होगा जनता के प्रति, जिम्मेवार भी होगा, बहुत ज्यादा जिम्मेवारी लेकर के नीतियां योजनाएं बनाते हुए लोगों के जन कल्याण के लिए केवल कार्य करता होगा। और तीसरी बात, ये वैध शासन सुनिश्चित करता होगा, ये वैलिड होगा क्योंकि जनता ने इसे चुन करके भेजा है। तो इसका जवाब में हम लिखेंगे इनमें से सभी। ये सभी जो है वो एक लोकतांत्रिक ढंग से चुना हुआ एक सरकार का ये क्वालिटी होता है बच्चों। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अगला क्वेश्चन है नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। चलो अब यहां पर यदि हम प्रधानता की बात कर ही रहे हैं तो सबकी बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं स्थानीय सरकार का, किसकी बात करते हैं? स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार में आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि स्थानीय सरकार में हमारे पास तीन तरीके की चीजें है ना। सबसे पहला है कि गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत होती है ना, ग्राम पंचायत। और दूसरा होता है नगर पालिका। नगर पालिका का होता है तो छोटे शहरों में होता है नगर पालिका और बड़े शहरों में होता है नगर निगम। अब बात करना है कि इसके प्रधान को क्या कहते हैं। तो अब देखो, इसके प्रधान को कहा जाता है मुखिया, है ना। इसके प्रधान को क्या बोलते हैं? मुखिया। इसके प्रधान को नगर पालिका अध्यक्ष। अच्छा, एक और बात याद रखना है, किसी राज्यों में या किसी जिलों में मुखिया या तो इसको प्रधान भी कहा जाता है ना, प्रधान जी भी कहा जाता है। जैसे कि पंचायत आपने देखा होगा, वेब सीरीज जो आता है उसमें आपने देखा होगा कि मुखिया को प्रधान जी कहा जा रहा है ना। तो इसको हम प्रधान या मुखिया कहते हैं। इसको नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। और यदि वो नगर निगम है तो इसका जो हेड होता है इसे बच्चों मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेयर, है ना। ऐसा तो याद रखना है। अब क्वेश्चन आपका आंसर मिल गया होगा कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उसे मेयर कहा जाता है, मतलब मेयर कहा जाता है। बस कुछ समझना नहीं है इसमें। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है बताना है फटाफट। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्थानीय सरकारों को शक्ति का स्थानांतरण क्या कहलाता है? मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके अपने पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा स्थानीय सरकार को पावर दे देती है ताकि वो स्थानीय लेवल पे रहकर उनका कल्याण कर सके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या इसे केंद्रीकरण कहा जाता है? क्या हम इसे केंद्रीकरण कहेंगे, इसे विकेंद्रीकरण कहेंगे, इसे हस्तांतरण कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? देखो बच्चों, केंद्रीकरण का मतलब होता है सभी का पावर लेकर के एक व्यक्ति के हाथों में दे दो। तो ये क्या हो गया? एक जगह पे केंद्रित हो गया सारा पावर। लेकिन जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने पावर को नीचे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब याद करना भी आसान है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने सत्ता का कुछ हिस्सा, अपने पावर का कुछ हिस्सा नीचे स्थानीय सरकारों को दे देती है, ऐसे प्रोसेस को हम सत्ता का विकेंद्रीकरण या सत्ता की साझेदारी कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? बताना है आपको जल्दी से कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में सत्ता का जो बंटवारा हो रहा है, इसे क्षैतिज वितरण कहोगे, इसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहोगे, या इसे सामाजिक वितरण कहोगे, या इसे राजनीतिक वितरण कहोगे? जब हम वितरण की बात करते हैं बच्चों तो आप दो तरह के वितरण पढ़ते हो। सबसे पहला आप वितरण पढ़ते हो क्षैतिज वितरण, है ना। एक होता है क्षैतिज वितरण और दूसरा क्या हो जाता है? तो दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, हम जल्दी से समझा दें हम आपको, उसके बाद आप बना सकते हैं इसको। देखो, क्षैतिज का मतलब होता है जब एक ही लेवल पे रह करके तीनों अपने अपने पावर का इस्तेमाल करता हो। अब ये कब होता है? तो ये होता है बच्चों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। इंग्लिश में आप पढ़ना चाहो तो एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है ज्यूडिशरी। अब ये तीनों जो है सो एक ही स्तर पे रह करके अपने काम को कंप्लीट करते हैं। हालांकि आप कह सकते हो कि सर कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के अंडर में होती है। कार्यपालिका में कौन आता है? पुलिस प्रशासन आता है जो कानूनों को लागू करवाने का काम करती है। विधायिका कौन होता है? जो कानून बनाती है, मतलब मंत्री लोग जो हमारे लोकसभा सभाओं में बैठ करके काम करते हैं, मंत्री नहीं मंत्री, तो मंत्री लोग। और न्यायपालिका में हमारे जज आते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तीनों अपने अपने फील्ड के बेताज बादशाह हैं, है ना। ये अपने फील्ड में माहिर हैं, ये अपने, अच्छा कभी कभी मंत्री के ऊपर गड़बड़ियां होती हैं तो कार्यपालिका भी इसे अपने लेवल पे सुधार देती है ना। इसका मतलब ये अपने लेवल पे बहुत ही चीफ है, ये अपने लेवल पे चीफ है, ये अपने लेवल पे चीफ है। तो जब एक ही स्तर पे रह करके सारे अपने अपने
पावर का अपने तरीके से इस्तेमाल करता है तो हम इसे कहते हैं कि यहाँ पर सत्ता का क्षैतिज वितरण हुआ है। मतलब इसके पास अपना पावर, अपना पावर, अपना पावर, इस तरह से। ऐसा नहीं कह सकते कि इसके पास ज्यादा पावर है, इसके पास थोड़ा कम है, इसके पास थोड़ा कम है। इस तरह से कहीं होता तो हम इसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा। अब इस तरह से वितरण किसके बीच होता है? तो इस तरह से वितरण जो होता है ये होती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में जो वितरण होता है सत्ता का, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से मैं आपको एकदम हल्का हल्का करते हुए और सारी चीजों को मैं स्पष्ट करते हुए मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में बहस लिख दिया है, यहां होना चाहिए भाषा, है ना। डच भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है बताना है फटाफट। ये मैंने शुरुआत में ही बताया था कि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी 59% है, ये आपको याद रखना है। ये तो डेटा वाला क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया? पहले ही पढ़ रखा है, ए.ओ. ह्यूम ने किया है। ये सब क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, फटाफट आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 22 प्रमुख भाषा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस सूची में डाला गया है? याद रखना है हमारे संविधान में टोटल 22 प्रमुख भाषाओं को दी गई है। ये अपने आप में एक संयोग है कि 22 नंबर क्वेश्चन में ही 22 भाषाओं के बारे में जिक्र हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। देखो तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस सूची में डाला गया है? किस अनुसूची में? यहाँ अनुसूची होगा, किस अनुसूची में डाला गया है? तो आपको बताना है फटाफट कि 22 प्रमुख भाषाएं हैं। 22 प्रमुख भाषाओं को जगह दिया गया है हमारे संविधान में और उन सभी को 8वीं अनुसूची में डाला गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में डाला गया। ये भी आपको याद रख लेना है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में जिक्र है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं? अब जब हम कार्य की बात करते हैं तो एक राजनीतिक दल मतलब पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज का क्या, उनका काम चुनाव लड़ना होता है। बिल्कुल वही चुनाव लड़ती है, हम थोड़ी ना लड़ते हैं, हम तो वोट देते हैं, लेकिन हमारे पास अधिकार है कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक राजनीतिक दल क्या करता है? क्या वो चुनाव लड़ता है? हाँ, ये काम तो करता है सर। औपचारिक बहस करता है? बिल्कुल करता है। हर एक कानून को लागू होने से पहले लोकसभा, राज्यसभा या जहां पर भी विधानसभा होती है, उन सभी सभाओं में औपचारिक रूप से फॉर्मल तरीके से वे लोग क्या करते हैं? बहस करते हैं उस चीज पे, ताकि उस चीज की पुष्टि हो सके कि सारे जगहों पे इस नियम कानून को लागू करने से किसी तरह के लोगों के अंदर विद्रोह की भावना नहीं होगी। क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे होते हैं वो पूरे देश से चुन करके आए हुए होते हैं, तो वहां पर औपचारिक बहस करने का काम इनका होता है। क्या ये कानून निर्माण नहीं करते? बिल्कुल सही बात है। लोकसभा, राज्यसभा बैठे इसीलिए होते ही है ताकि वो देश के लिए अच्छे कानून बना सके। तो इसमें आंसर आपका होना चाहिए इनमें से सभी, ये सारे काम करती हैं। चलिए क्लियर हो गया। तो ये है आपके राजनीतिक दल के कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप अपने आंसर राइटिंग के लिए भी तैयार कर लें। ये आपके मेन पॉइंट है, इसके बाद आप इसे अंडरलाइन करके और आगे आप आंसर्स भी कंटिन्यू कर सकते हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो बताओ। देखो कितना आंसर आप बता पा रहे हो। यदि आप आंसर जान रहे हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाएं और एक लिस्ट बनाते जाएं कि आप 40 में से कितने क्वेश्चंस का जवाब सही दे पा रहे हो। साथ ही साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी देते जा रहा हूं, तो उससे आपको आई होप बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा होगा। किसी देश की आर्थिक विकास किन बातों पर निर्भर करता है? अब ये कैसा क्वेश्चन आ गया? आर्थिक विकास की बात हम करने लगे हैं। देखो भाई, आर्थिक विकास किन बातों पर निर्भर करता है? बताना है आपको फटाफट कि किसी भी देश का जीडीपी कैसे ग्रो होता है, आर्थिक विकास किन बातों पर निर्भर करता है। क्या आपको लगता है ये जनसंख्या के ऊपर? बिल्कुल। जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, खपत तो ज्यादा होगा ही, उतने सारे लोग इस देश के जीडीपी में अपना सहयोग भी दे रहे होंगे, तो ये जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, वैश्विक स्थिति, हमारे देश की स्थिति विश्व लेवल पे कैसी है, या हमारे यहाँ के जो मानव संसाधन है ये वैश्विक स्तर के को टक्कर देता है या नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, लेकिन वो इंजीनियर यदि इंटरनेशनल लेवल के टेक्नोलॉजी को नहीं बना पा रहे हैं, उस लेवल की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो तो डाउनफॉल ही रह जाएगी। इसलिए याद रखना है कि हमारा विश्व में स्थिति कैसा है। दूसरा, दूसरे देशों के साथ हमारा सहयोग कैसा है, हम उसका सहयोग करते हैं या नहीं, हम इंटरनेशनल मार्केट में उतर करके अपने सामानों को बेचते हैं या नहीं बेचते, इंटरनेशनल मीडियम्स टेक्नोलॉजी को हम अपने यहाँ पे साझा करते हैं या नहीं करते हैं, तो इस तरह से सहयोग की भावना है या नहीं है। तो इसका जवाब होना चाहिए इनमें से सभी। इन सभी कारक हैं जो कि हमारे देश के आर्थिक विकास को तय करता है, निर्धारित करता है। क्लियर हो गया? आई होप समझ में आ गया होगा। और यदि आप सही जवाब दे पाए हैं तो आंसर लिखते चले जाएं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है? बताना है फटाफट। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है बताओ। क्या आप में से कोई राष्ट्रपति के चुनाव में कभी वोट दियो?
बोलो सर हम लोगों तो लोकसभा और राज्यसभा में ही नहीं दिया, सॉरी लोकसभा विधानसभा में ही हमने कोई इलेक्शन नहीं, सॉरी वोट नहीं दिया, क्योंकि सर हम लोग तो 18 साल के हुए ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, अभी आप लोग 18 साल के हुए ही नहीं, है ना। आपको मिनिमम एज चाहिए 18 साल, जिसके बाद आप वोट दे सकते हो, ये तो हर कोई जानता होगा। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है बच्चों, ये होता है प्रत्यक्ष तरीके से, और प्रत्यक्ष को हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट। अब जल्दी से सोचना है आपको कि डायरेक्ट तरीके से कैसे होता है सर। अच्छा, हम जो प्रधानमंत्री को चुनते हैं तो एक्चुअली हम उन्हें डायरेक्ट वोट नहीं देते, हम अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को वोट देते हैं, जैसे कि सांसद जो है, हम अपने यहाँ के एमपीज को वोट देते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री का होता है, तो हम इनडायरेक्ट तरीके से वोट दिया। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये डायरेक्ट होता है। अब डायरेक्टली मतलब हम डायरेक्ट वोट नहीं देते, है ना, याद रखना है, हम डायरेक्ट वोट नहीं देते, बल्कि यहां पर क्या होता है कि यहां पर जितने हमारे देश के चुने हुए मेंबर्स हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के, ये सारे मेंबर्स मिल करके और ये क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं बच्चों, है ना। तो याद रखना ये डायरेक्ट तरीके से मतलब प्रत्यक्ष तरीके से इनका वोटिंग हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बताना है, क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ना है। क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में लिखी गई है। बताओ फटाफट कि न्यायपालिका बहुत ही निष्पक्ष है और बिल्कुल स्वतंत्र है, ये किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है, 124, 145, 50 या 28। तो इसका सही जवाब ये होगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में ये बात बताया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रताएं किस तरह से है और ये किस तरह से निष्पक्ष है। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कि भारतीय संसद की समय अवधि कितनी होती है, बताना। भारतीय संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, उसके मेंबर्स, इनकी समय अवधि कितनी होती है, तो ये कितने साल के लिए चुन के आते हैं, बहुत आसान सा लल्लू सा क्वेश्चन है, ये है 5 साल के लिए, है ना, 5 साल के लिए चुन के आते हैं। आगे बात करो जल्दी से। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संघ की संरक्षण दी गई है। बच्चों जब हम भारतीय संघ की बात करते हैं और जब आप अनुच्छेद याद करते हैं तो पहले अनुच्छेद में ही ये बात लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम भारत सारे राज्यों को मिला करके और हमने एक भारतीय संघ बनाया है, और ये ऐसा संघ है जिससे हम किसी भी राज्य को कभी बाहर होने नहीं दे सकते। हमारा देश से कभी कोई स्टेट अलग नहीं हो सकता। हाँ, बाहर की चीजों को हम मिला सकते हैं, है ना, इसके लिए रेडी रहना है कि बाहर से हम चीजों को ऐड कर सकते हैं, बाहर से कई सारे दूसरे देशों को या दूसरे राज्यों को हम मिला सकते हैं, लेकिन हमारे देश से हमारे राज्यों को कभी भी काट के अलग नहीं किया जा सकता। ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो ये पहले ही अनुच्छेद में लिखी हुई है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताना है, जल्दी से जल्दी। भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है भाई, बताओ। जब हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की कौन सी भाषा जो है वो जुड़ा हुआ है, आपने पढ़ा है अनुसूचित भाषा टोटल 22 होती है, जिसे 8वीं अनुसूची में डाला गया है, लेकिन झारखंड की कौन सी भाषा इसमें एडेड है, तो ये है बच्चों, याद रखना है, संथाली भाषा, है ना, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। तो याद रखना है ये जो संथाली भाषा है ये झारखंड की भाषा है, जिसे 22 भाषाओं के लिस्ट में डाला गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के शेष बचे मतलब अवशिष्ट विषय किसके अधिकार में आता है, ये मैंने अभी अभी डिस्कस किया कुछ देर पहले। तो याद रखना है कि शेष बचे जिसे होता है उसे अवशिष्ट विषय के लिस्ट में डाला जाता है ना। अब इस पर कौन अधिकार, किसके अधिकार में आता है, कौन कानून बनाता है, केंद्र, राज्य दोनों या स्थानीय। तो याद रखना है ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है, जैसे कि अभी के समय में साइबर क्राइम जो है ना, या सोशल मीडिया की वजह से जो क्राइम हो रहे हैं, ये सारे इस क्षेत्र में आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा कि एनडीए गठबंधन, ये भी मैंने जिक्र किया है कि एनडीए गठबंधन दल का नेतृत्व करने वाला दल कौन सा है। जैसे यूपीए का कांग्रेस था, वैसे एनडीए का ये हो जाएगा बीजेपी, है ना। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एनडीए पार्टी जो कि गठबंधन पार्टी है, इसका नेतृत्व करता है। अगला क्वेश्चन जल्दी से, अब आपके सामने सिर्फ 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं, एकदम फटाफट जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है कि आप कितना सही जवाब दे पा रहे हो। अगला क्वेश्चन आया है, सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी है, बताना है फटाफट कि सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतंत्र है, राजतंत्र है, तानाशाही है, या सभी आपको अच्छा लगता है, बताओ भाई। हाँ, तानाशाही अच्छा लग रहा है क्या, बताओ। हिटलर के जमाने में जाना चाहोगे, कितने लोग राजी, हाथ खड़े करेंगे। तो आपको याद रखना है ये लोकतंत्र है, सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतंत्र है बच्चों। लोकतंत्र ही है जो आपको आजादी देता है भर भर के, है ना। बाकी जहां पे आप उतने आजाद नहीं है जितना आप लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में आप कुछ भी मतलब कुछ भी तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास बहुत आजादी होता है अपने देश में घूमने का, फिरने का, बोलने का, धर्म पालन करने का,
है ना, शिक्षा पाने का, अच्छा स्वास्थ्य पाने का, इन सभी चीजों का हमारे पास अधिकार होता है। हाँ, ये बात अलग है कि भारत में ये सभी चीज सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, जिस वजह से व्यवस्थाएं खराब है। अगला क्वेश्चन ये रहा, चीन का प्रमुख पार्टी कौन सा है, बताओ। चीन में क्या आप कह सकते हो कि वहां पे लोकतांत्रिक देश है? वो नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी बार बार आती है, और यदि आपको भी चुनाव लड़ना है तो आपको उसी पार्टी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो सोचो कि चीन एक लोकतांत्रिक देश तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी बार बार आती है। अब वो पार्टी कौन है? चीनी कांग्रेस पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी लोकतांत्रिक पार्टी, या इनमें से सभी? कौन सा पार्टी वहां का मेन है? तो याद रखना है बच्चों, यह है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि चीन का सबसे प्रमुख पार्टी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। अगला क्वेश्चन तुरंत बताना है आपको पढ़ करके। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में टोटल कितनी सीटें आपने पढ़ा है? ये तो क्लास 9th का मटेरियल है भाई, है ना, क्लास 9 से क्वेश्चन पूछ दिया। हाँ, 552, टोटल 552 याद रखना है। लोकसभा में टोटल 552 सीटें होती हैं, जिसमें से वर्तमान में 545 लोग हैं, जिसमें से 543 लोग जो है वो निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित मतलब चुन करके आते हैं 543 सीटों पे, और 2 सीट जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो ये एंग्लो इंडियन के लिए होता है, एंग्लो इंडियन, है ना, इनके लिए आरक्षित है। याद हो गया? सबको याद हो गया है? हाँ, इस तरह से। तो टोटल कितने हैं, कितने, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकता है 552। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ओहो हो, धीरे धीरे भाई, इतना फास्ट नहीं। क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है? जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये भी बताओ कि टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं आपके पास? तो टोटल मौलिक अधिकार हमारे पास है 6, है ना। पहले थे 7, संपत्ति के अधिकार को हमने हटा दिया तो बचे 6। अब बताना है कि 6 में से 6 मौलिक अधिकार का चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 12 से 35, 36 से 51, 1 से 11, 51 से 65। जल्दी से बता दो कौन सा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं अपने अनुच्छेद में। चलिए, क्लियर हो गया? चलो अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये कि भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? विधायी निकाय, विधायी मतलब कानून बनाने वाला, और निकाय का मतलब संस्था, बॉडी, है ना। अब बताना है कि सबसे सर्वोच्च, सबसे सुप्रीम विधायी निकाय कौन सा है? राष्ट्रपति, संसद, या प्रधानमंत्री, या राज्यसभा? तो सबसे बड़ी यदि हम बात करें, यदि हम सबसे बड़ी विधायी निकाय की बात करें बच्चों, तो ये है हमारा संसद, क्योंकि यहीं पर ये सबसे बड़ी संस्था है जो कि हमारे देश के लिए कानून बनाती है। तो विधायी निकाय की बात करें तो ये हमारा संसद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। तो 37 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच रहे हैं, और हम धीरे धीरे अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाएं। पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमने पंचायती राज के बारे में अभी भी पढ़ा पीछे। तो पंचायती राज आप जानते हैं कि 1992 के बाद जो है बहुत स्ट्रांग हुई, क्योंकि इसके बाद इसको फंडिंग मिलना शुरू हुआ, है ना, महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू हुआ। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये आपने पढ़ा, ये 73वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 73वां। 73 पंचायती राज के बारे में बात किया गया है, याद रखना है आपको बहुत ही अच्छे से। 38 नंबर क्वेश्चन फटाफट बताना है कि भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? ये बताओ। ये तो आपका चौथी 5वीं क्लास की क्वेश्चन है। बताओ कि भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? बताइए। तो भारत का संविधान जो है सो बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, है ना, ये बन करके तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ बच्चों? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950, जिसपे आप लोग रिपब्लिक डे मनाते हो, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हो गया था उसके बाद। चलो अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लिखा है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताओ फटाफट। अभी अभी हमने आपको ये समझा भी दिया था कि भारत का राष्ट्रपति जो है उसका चुनाव कौन करता है, कौन लोग पार्टिसिपेट करते हो। ये डायरेक्ट तरीके से होता है, ये तो आपने पढ़ा, है ना, कि प्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? तो इसमें पार्टिसिपेट होता है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो संसद में बैठे हुए लोग हैं या तो राज्य के विधानसभा सीटों में बैठे हुए लोग हैं। ये सारे लोग मिल करके और इसका चुनाव कर देते हैं। किसका? तो राष्ट्रपति का चुनाव कर देते हैं, है ना। कितने सालों के लिए भाई? 5 सालों के लिए सर, 5 सालों के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक क्वेश्चन यहां से बता सकते हो, राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो कितने सालों के लिए चुनते हैं? तो याद रखना है ये 5 सालों के लिए चुने जाते हैं।
लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं ये कितने सालों के लिए, तो ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं, है ना। ये आपको पढ़ने को मिला होगा अपने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके सामने सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके हैं और सबसे लास्ट क्वेश्चन को आप खुद पढ़े। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए और जवाब दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। पूरा कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए आपके आंसर से और ये आपके कॉन्फिडेंस को दिखाएगा। तो क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कौन सी अदालत संरक्षण प्रदान करती है। मतलब यदि आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है तो उसमें आप डायरेक्ट कहां जा सकते हो, डायरेक्ट आपके लिए कौन कौन से कोर्ट अवेलेबल रहते हैं। क्या वो आपके सामने जिला का न्यायालय है, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट है, सत्र न्यायालय है या पंचायत अदालत है। आपको सबसे पहले कहां जाना चाहिए जब आपका मौलिक अधिकार को आपसे छीना जा रहा हो। तो बच्चों इसके लिए सबसे बड़ा जो संरक्षण प्रदान करता है वो सबसे टॉप मोस्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये दोनों पे आप डायरेक्ट जा सकते हो सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के केसेस में। ये आपको याद रख लेना है इस विषय में, ठीक है। तो इस तरह से आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों कंप्लीट होते हैं और आई होप आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे। और यदि आप पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे से, आपको एक एक चैप्टर का बहुत ही डीप नॉलेज है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे ही खत्म कर दिए होंगे। लेकिन ये बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, तो याद रखना है ये सारे क्वेश्चंस यदि आपने बहुत अच्छे से बना रखे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप इसे बहुत अच्छे से और करें। यदि आप आंसर राइटिंग में गड़बड़ है तो आंसर राइटिंग को थोड़ा इंप्रूव करें, लिखने की कोशिश करें। किसी भी क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के बाद उसे ऑनेस्टली लिखा करो और लिखने के बाद उसे मैच किया करो, अपने टीचर्स से चेक कराया करो। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा फ्लॉज कहाँ है, हम कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, उसके बाद उसे इंप्रूव करो। इस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो चलो बच्चों खत्म करते हैं आज के इस क्लास को, यहीं पर विदा लेते हैं आपसे और उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा सारा अपना कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में फिर से एक नए वीडियो के साथ। इसके कुछ एमसीक्यू सेशन हो सकता है कुछ और आए, नहीं तो हम कुछ और जो है सो लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए। एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देखिए। और इन सभी एमसीक्यूज के लिए जो सारे पॉलिटी के चैप्टर्स है बच्चों, इसे वन शॉट के फॉर्मेट पे इसी चैनल पे डला हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के तुरंत देख लें। और फिर मिलते हैं अगले शानदार से एक और वीडियो के साथ। तब तक बने रहे, जुड़े रहे गुरुकुल साथी के साथ और बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।